नमस्कार विद्यार्थियों। अपने पढ़ रहे थे अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप, और पार्टनरशिप में अपन जो है लास्ट क्लास में अपन ने पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट का कल अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था, एक उदाहरण। वो आपको समझ में आया होगा और आपने घर पे फिर वापस उसको मिलाया होगा। आज अपन कुछ उससे आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ उन बिंदुओं पर चर्चा करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से, जिसे 1 नंबर का क्वेश्चन आता है और कंपटीशन एक्ट में भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए करते हैं शुरुआत। आप रफ रजिस्टर लेके पेन लेके बैठ जाएं। तो मैंने आपको बताया था, जब साझेदारी होती है उसमें जो पार्टनर होते हैं लाभों का बंटवारा करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट बनाते हैं। ये मैंने आपको बताया था, P&L एप्रूवेशन अकाउंट बनाते हैं। लेकिन कई बार जो आपके क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन में कुछ ऐसी मदों का उल्लेख होता है जो P&L एप्रूवेशन अकाउंट की मदें नहीं होती। तो ऐसी मदें आने पर अपन को क्या करना है, उनको कहाँ शो करना है, आज अपन उस पर चर्चा करेंगे और उस टाइप के क्वेश्चन भी आज करेंगे। तो होता क्या है कि कुछ मदें जो P&L एप्रूवेशन अकाउंट से पहले की होती हैं वो क्वेश्चन में दी होती है, तो उनको अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं, जो कि लाभ हानि खाता होता है। और मैंने आपको बताया कि लाभ हानि खाता है वो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है, वो आपको शो करता है जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, जिसे अपन क्या करते हैं P&L एप्रूवेशन अकाउंट में लिखते हैं। अब कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा लाइनें दे दी जाती हैं। कई बार क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा लाइनें दे दी जाती हैं। होता क्या है कि क्वेश्चन में तो इसमें होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रूवेशन अकाउंट में कई बार ऐसे मदें दी जाती है क्वेश्चन के अंदर कि आपको लाभ दिया होगा, जैसे आपको लाभ दे दिया 50,000, लाभ हानि खाते का लाभ 50,000 रुपये। अब आपको कह देंगे कि जो समायोजन कुछ मदद दे देंगे, उस मदों का समायोजन इसमें किया नहीं गया है या फिर किया नहीं गया है, शामिल है, डेबिट करने से पूर्व है या डेबिट करने के बाद। तो इस प्रकार की मदें दी जाती हैं। इस प्रकार की जब लाइन दे दी जाती है तो आपके सामने कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है। तो अपन उसके बारे में आज पढ़ते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले देखो, यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद लाभ दिए गए हैं, ध्यान से देखना, यदि किसी प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के बाद लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं करते। यानी कि कोई ऐसी मद है जिसको चार्ज करने के बाद उस मद को आपने क्या कर लिया, ऑलरेडी घटा दिया है, और उसके बाद लाभ दिए तो उस मद को अपन लाभ हानि नियोजन खाते में नहीं लिखेंगे। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, जैसे आपको दे रखा है लाभ 50,000 रुपये और आपको लिखा कि लाभ 50,000 रुपये राम को वेतन 5,000 देने के बाद, राम को वेतन 5,000 देने के बाद, ठीक है, राम को वेतन 5,000 देने के बाद लाभ 50,000 है। इसका मतलब अब ये जो राम का वेतन है 5,000, इसे अपन P&L एप्रूवेशन अकाउंट में डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे। अपन क्रेडिट साइड में लाभ सीधा कितना 50,000 लिखेंगे और ये इधर डेबिट साइड में नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मद ऑलरेडी क्या है, चार्ज है। यानी कि अगर इस मद को शामिल करते तो इधर यानी कि लाभ पहले 55,000 थे और 55,000 में से 5,000 रुपये सैलरी देने के बाद 50,000 आपको क्या दिया गया है, लाभ दिया गया है। तो इसलिए आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है। यानी कोई मद चार्ज करने के बाद लाभ दे रखे हैं तो उस मद का अपन लेखा P&L एप्रूवेशन अकाउंट में नहीं करेंगे। आगे देखो, अब इसका मतलब P&L एप्रूवेशन अकाउंट में अपन नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस मद को कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। P&L एप्रूवेशन अकाउंट में इस मद का लेखा नहीं करेंगे, लेकिन इसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में या फिर पार्टनर करंट अकाउंट में, अगर साझेदारी खाते अगर स्थिर पूंजी वृद्धि से रखे जाते हैं तो पार्टनर करंट अकाउंट में, अगर परिवर्तनशील से रखे जाते हैं तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा वेतन को। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है।
लेकिन देखो साझेदार की पूंजी खाते या चालू खाते में उस मद का क्या किया जाएगा, लेखा किया जाएगा। ये तो थी अगर मद को चार्ज करने के बाद के लाभ दिए गए हों। लेकिन यदि प्रश्न में किसी मद को चार्ज करने के पूर्व लाभ दिए गए हैं तो उस मद का लेखा लाभ हानि नियोजन खाते में उसी प्रकार से किया जाएगा जिस प्रकार से अपने कैलकुलेशन किया था। पूंजी खाते और चालू खाते में क्या किया जाता, लिखा जाएगा, और लाभ हानि नियोजन खाते में भी लिखा जाएगा। यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी लिखा जाएगा और पार्टनर कैपिटल या फिर पार्टनर करंट अकाउंट में भी उस मद को क्या किया जाएगा, लिखा जाएगा। यदि आपको लाभ क्या दे रखे हो, किसी मद को चार्ज करने से पहले के दे रखे हो। अब देखो यदि किसी प्रश्न में मद को चार्ज करने के पहले के लाभ दे रखे हो, बिफोर चार्जिंग, तो इसका मतलब ये जैसे आपको मैंने कह दिया कि राम का वेतन, ठीक है, जैसे वही सेम मैं आपको राम का वेतन 5,000 रुपये देने से पूर्व 50,000 का लाभ है, आपको P&L में लाभ दे रखा है 50,000 का। यानी कि इसमें राम का वेतन नहीं दिया गया है तो अपन क्या करेंगे, 50,000 रुपये लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे, और राम का वेतन है 5,000, इसको भी यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे और पार्टनर कैपिटल या करंट में भी लिखेंगे। तो ये बात ध्यान में, अगर बाद का दे रखा हो तो इस मद को अपन P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखेंगे, अगर पहले का दे रखा हो P&L एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। बाकी पार्टनर कैपिटल और करंट में तो आनी है, चाहे कैसा भी कंडीशन हो। तो उस मद का लेखा देखो लाभ हानि नियोजन खाते में साधारण पूंजी खाते चालू खाते में किया जाता है। उसके बाद देखो निम्न मदे लाभों पर प्रभार, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। निम्न मदे लाभों पर प्रभार मानी जाती है, अतः इन मदों को कहाँ लिखा जाता है, लाभ हानि खाते में। इन मदों को अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिख करके कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। देखो लाभों पर प्रभार का मतलब क्या होता है, देखो लाभों पर प्रभार का मतलब होता है कि वो मदें, वो चार्जेस चाहे लाभ हो या हानि आपको चुकाने पड़ेंगे, उन मदों का अपन लाभों पर प्रभार बोलते हैं। यानी एक तरह से भार होती है, चाहे आपको साझेदार व्यवसाय में चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, ये मदें आपको चुकानी पड़ेगी, इसलिए इन मदों को लाभों पर क्या कहा जाता है, प्रभार कहा जाता है। तो ये जो मदें होती है लाभों पर प्रभार होती है, इन मदों को आपको क्या करना है, याद करना है। परीक्षा की दृष्टि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, पीछे भी आया है कि निम्न कौन सी मदें हैं जो लाभों पर प्रभार मानी जाती है, उनके नाम लिखिए। और ये जो लाभों पर प्रभार मदें मानी जाती है इसको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिख करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है। इस बात का भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो देखो न कि लाभ हानि नियोजन खाते में, जैसे नंबर 1 मैनेजर का कमीशन, नंबर 2 साझेदारों के ऋण पर ब्याज, और नंबर 3 उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है। तो इन 3 मदों को आप याद कर लेना, मैनेजर का कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और उस भवन का किराया जिसमें फर्म का व्यापार चलाया जाता है। इन 3 मदों का अगर आपके आए तो इन मदों को P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिख करके P&L अकाउंट में लिखेंगे। आगे यदि लेखे स्थिर पूंजी खाता विधि से बनाए जाते हैं तो पूंजी के अलावा अन्य सभी मदों का लेखा साझेदारों के चालू खाते के माध्यम से होगा। ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि स्थिर पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी। स्थिर पूंजी में जो है आपके 2 खाते बनते हैं, पूंजी खाता और आपका चालू खाता, जबकि परिवर्तनशील पूंजीपति में 1 खाता बनता है, पूंजी खाता। और मैंने आपको ये भी बताया है कि स्थिर पूंजी विधि में पूंजी के अलावा सभी मदें चालू खाते में लिखी जाती हैं, और जब परिवर्तनशील पूंजी विधि तो 1 खाता बनता है तो सभी मदें पूंजी खाते में लिखी जाती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ध्यान रखना लाभों पर प्रभार वाली मदें, इसके अलावा अगर सवाल क्वेश्चन में आपको दे रखा हो बिफोर चार्जिंग और आफ्टर चार्जिंग, इसका भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखो लाभ हानि नियोजन खाते के संबंध में निम्नलिखित जनरल प्रविष्टियां की जाती हैं। इन जनरल प्रविष्टियों को अपन को याद नहीं करनी है, ये जनरल प्रविष्टियां अपने आप बनेगी। खातों से किस प्रकार बनती है खतौनी के बाद मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में अपन इन प्रविष्टियों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। ये जो प्रविष्टियां हैं ये उदाहरण 1 नंबर मैंने आपको कल करवा दिया था। अब आज आपके सामने उदाहरण नंबर 2, इस उदाहरण नंबर 2 है। सीधा मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल और पार्टनर करंट इन अकाउंट पे मैं आज आपको कराऊंगा। इन पे अपन करते हैं आज चर्चा। अपन उदाहरण नंबर 2 करेंगे आज। तो उदाहरण नंबर 2 आपके सामने है।
के और आर क्या कह रहा है, दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर के है, एक पार्टनर आर है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूंजी वगैरह दे रखी है तो अपन को पूंजी पर ब्याज और आर पर ब्याज भी निकालना पड़ेगा। तो एक बार अपन इस उदाहरण नंबर 2 को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक आपको पूंजी पर ब्याज और आर पर ब्याज निकालना सिखाया नहीं है। तो अपन सीधा चलते हैं पूंजी पर और आर पर ब्याज, और उसके बाद इसको वापस रिवाइंड करेंगे अगली क्लास में, तब इसको अपन करेंगे। तो अपन साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, इसको अपन पढ़ते हैं। साझेदारों की पूंजी पर ब्याज किस प्रकार से लगाया जाता है, किस प्रकार से अपन जो है साझेदारों की पूंजी पर ब्याज है वो निकालते हैं। तो देखते हैं साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। मैंने आपको बताया कि जो पार्टनर होते हैं जब व्यवसाय स्थापना करते हैं तो जो धनराशि लगाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि साझेदारों की पूंजी पर साझेदार संलग्न के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है। लेकिन अगर साझेदारों में समझौता और साझेदार संलग्न में ब्याज की दर दे रखी हो तब साझेदारों की पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। और जो पूंजी पर ब्याज है वो हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, ना कि अंतिम पूंजी पर। यह भी स्पष्ट बात ध्यान रखना, साझेदारों की जो पूंजी है वो पूंजी पर ब्याज है वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर दिया जाता है, प्रारंभिक पूंजी पर, ना कि क्लोजिंग कैपिटल पर, अंतिम पूंजी पर। ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, ना कि अंतिम पूंजी पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम की दृष्टि से। पूंजी पर ब्याज है तो साझेदारों की जो पूंजी पर ब्याज है वो प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ना कि अंतिम पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। अब अपन देखेंगे कि अपन ब्याज किस प्रकार निकालेंगे, और क्वेश्चन में अगर अंतिम पूंजी दी हुई हो तो अपन प्रारंभिक पूंजी किस प्रकार निकालेंगे। तो देखो साझेदारी संलग्न में स्पष्ट उल्लेख होने पर ही पूंजी पर ब्याज दिया जाता है। देखो मैंने आपको कहा कि साझेदारी संलग्न के अभाव में पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है, लेकिन साझेदारी संलग्न में समझौता और साझेदारों में लिखित में कि ब्याज देना है पूंजी पर, तभी ब्याज दिया जाता है। पूंजी पर ब्याज समय के आधार पर प्रारंभिक पूंजी पर लगेगा। देखो मैंने आपको बताया कि ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर दिया जाता है और जितने टाइम पूंजी रही है उसके हिसाब से। अब देखो यदि वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी लगाई जाती है उस पर उसकी समय अवधि के अनुसार ब्याज की गणना की जाएगी। यदि अंतिम पूंजी दी गई हो तो प्रारंभिक पूंजी की गणना अपन किस प्रकार करेंगे वो भी यहाँ पर बता रखा है। अब देखो सबसे पहले अगर बात करते हैं कि अंतिम पूंजी किस प्रकार आती है प्रारंभिक पूंजी से, वो बात करते हैं। जैसे मैं अगर बात करता हूँ, एक जो साझेदारी व्यवसाय की स्थापना की गई 1 जनवरी को, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2019 को 1 जनवरी 2019 को राम और श्याम ने, ये राम है और ये श्याम है, इन्होंने, राम ने 20,000 और श्याम ने 30,000 रुपये की पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो ये इनकी पूंजी है, ओपनिंग कैपिटल प्रारंभ पूंजी। पूंजी वर्ष भर रहेगी, वर्ष भर का ब्याज। फिर देखो पूंजी की और आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त पूंजी लगाई। मान लो कि इन्होंने 1 जुलाई को 2019 को राम ने 15,000 रुपये की और श्याम ने 5,000 रुपये की अतिरिक्त पूंजी लगाई। फिर उसके बाद इन्होंने 1 अक्टूबर को जो है राम ने 5,000 रुपये आहरण कर लिया। अब देखो पूंजी का क्या कर दिया, आहरण कर दिया, पूंजी निकाल ली, और इसने 10,000 रुपये। तो ये जो कंडीशन है ये क्या कहती है कि 1 जनवरी 2019 को राम ने 20,000 की लगाई, श्याम ने 30,000 की लगाई। 1 जुलाई 2019 को राम ने 15,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई, श्याम ने 5,000 की अतिरिक्त पूंजी लगाई, और 1 अक्टूबर 2019 को आहरण कर लिया, ड्राइंग्स कर लिया। राम ने 5,000 निकाल ली और श्याम ने 10,000 रुपये की पूंजी का निकाल लिया। तो इनकी अंतिम पूंजी कितनी बची? अब सीधी सी बात है, अगर इनकी अंतिम पूंजी की बात करें तो राम ने 20,000 लगाई थी, पहले 20,000 पड़ी थी, 15,000 और लगाई तो 20 और 15 35,000, और 5,000 का आहरण कर लिया
तो 35 में से 5 वापस चले गए, तो यानी कि इसकी अंतिम पूंजी कितनी बची? 30,000 रुपये। श्याम की बात करते हैं तो श्याम ने शुरू में 30,000 लगाए, फिर 5,000 अलग लगाए तो 35,000, और 10,000 श्याम ने निकाल लिए, तो 35 में से 10 गए 25,000। यानी कि इनकी जो क्लोजिंग कैपिटल है वो कितनी है? राम की 30,000 और श्याम की 25,000। अपन ने किया क्या? अब देखो, अपन ने अंतिम प्रारंभिक पूंजी से अंतिम पूंजी तक जाने के लिए अपन ने क्या स्टेप अपनाए? देखो, अपन ने क्या किया, अपने पास जो ओपनिंग कैपिटल थी उससे अपन ने क्लोजिंग कैपिटल तक जाने में क्या प्रोसेस अपनाया? अपन ने ओपनिंग कैपिटल में जोड़ा, ऐड किया एडिशनल कैपिटल, यानी जो ये अतिरिक्त पूंजी लाए उसे अपन ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और अपन ने क्या किया? लेस किया जो ड्राइंग्स थे, आहरण थे, उनको अपन ने क्या कर दिया? घटा दिया। तो अपने सामने क्या आ गई? क्लोजिंग कैपिटल। यानी अपन ने क्या किया? ड्राइंग्स को लेस कर दिया, एडिशनल कैपिटल को ऐड कर दिया ओपनिंग कैपिटल में, तो अपने पास आ गई क्लोजिंग कैपिटल। अब आपको अगर क्लोजिंग कैपिटल दी हुई मिलेगी तो अपन को ओपनिंग कैपिटल पर आना है। अपन क्या करेंगे? जस्ट इसका उल्टा स्टेप अपना लेंगे, यानी कि जो ड्राइंग्स को अपन ने लेस किया था इससे तो कर देंगे ऐड, और जिसे अपन ने ऐड किया था एडिशनल कैपिटल इसे कर देंगे लेस। यानी कि अपन जब नीचे से वापस ऊपर की आएंगे और आएंगे, क्लोजिंग से वापस ओपनिंग की ओर आएंगे, तो इनको क्या कर देंगे? उल्टा कर देंगे, यानी लेस को ऐड कर देंगे, ऐड को लेस कर देंगे। तो इस प्रकार अपन क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच जाते हैं। अब देखो, प्रारंभिक पूंजी गणना इस प्रकार की जाएगी। अंतिम पूंजी से देखो, अंतिम पूंजी दे रखी है आपको, ठीक है। आहरण को क्या कर देंगे अपन? मैंने आपको बताया उल्टा कर देंगे। ड्राइंग से लेस होता है, इसको ड्राइंग्स को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और अतिरिक्त पूंजी जो ऐड होती है इसे अपन ने क्या कर दिया? लेस कर दिया। और देखो, चालू वर्ष का लाभ, अब प्रॉफिट है वो क्या होता है? वो जुड़ता है अंतिम पूंजी में। जब प्रॉफिट जोड़ते हैं तो वहां पर यहाँ पर ऐड होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। अगर बात करें हानि की, अगर चालू वर्ष में हानि हुई तो हानि वो क्या होती है? अंतिम पूंजी में हानि क्या होती है? घटी हुई होती है। अगर हानि होगी तो यहाँ पर क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभिक पूंजी से अंतिम पूंजी की ओर और अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी की ओर किस प्रकार जाते हैं। तो अंतिम पूंजी से प्रारंभिक पूंजी और प्रारंभिक पूंजी से अंतिम पूंजी निकालने का मैं आपको एक कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपके सामने, उदाहरण, उसके माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। आपके सामने एक उदाहरण है, जैसे कि मैं रखता हूं आपके सामने कि राम ने और ये श्याम है, दो साझेदार हैं। मैं सिर्फ अभी एक की बता रहा हूं, राम की। राम ने जो है व्यवसाय स्थापित किया 1 जनवरी को। इसने पूंजी लगाई 50,000 रुपये और श्याम ने 20,000 लगाई। अब राम ने क्या किया? एक्स्ट्रा पूंजी लगाई, अतिरिक्त पूंजी लगाई बाद में 20,000 रुपये। और राम ने जो आहरण किया वो किया 5,000 रुपये। और वर्ष के दौरान फर्म को जो लाभ है 20,000 हुआ, जिसे राम और श्याम क्या करते हैं? बराबर बांटते हैं। तो यानी राम के हिस्से में लाभ कितना है? 10,000 रुपये। आपको याद करनी है क्लोजिंग कैपिटल। अपन क्या करेंगे? 50,000 और 20,000 70,000। 70 में से 5 जाएंगे कितने हज़ार? 65,000। 65 में 10 को जोड़ देंगे, तो यानी कि राम की जो अंतिम पूंजी है वो कितनी हो जाएगी? 75,000 रुपये राम की क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी। अब आपको क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल की ओर जाना। अब आपके सामने क्वेश्चन में ये होगा कि राम की अंतिम पूंजी 75,000 रुपये है, वर्ष के दौरान लाभ 10,000 है, वर्ष के दौरान आहरण 5,000 है, वर्ष के दौरान अतिरिक्त पूंजी 20,000 है। आपको याद करनी है प्रारंभिक पूंजी। अपन क्या करेंगे? उल्टा स्टेप अपनाएंगे। अब अपन 75,000 में क्या करेंगे? जो 10,000 का प्रॉफिट क्या किया था अपन ने, जोड़ा था, इसे घटाएंगे। तो 75 में से 10 जाएंगे, कितना आ जाएंगे? 65,000। आहरण को अपन ने क्या किया था? लेस किया, इसे जोड़ देंगे तो 65 में ये आपके 5 जोड़ देंगे तो हो जाएंगे 70,000।
और ये जो 20,000 रुपये अतिरिक्त पूंजी अपन ने जोड़ी थी इसे अपन घटा देंगे 70 में से 20, तो आपके आसाम आ जाएगी 50,000 रुपये। तो इस प्रकार अपन है जो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं ओपनिंग कैपिटल की ओर जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगामी क्लास में अपन ब्याज निकालने पर किस प्रकार ब्याज निकालते हैं और कुछ उदाहरणों के साथ और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इसको एक बार दोबारा पढ़ना। धन्यवाद।